गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज का जो विषय है वो है आज़ादी के बाद भारत। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जो आपका सिलेबस है, यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पूछे जाने की जो प्रकृति ये होती है कि कई बार कैंडिडेट को समझने में दिक्कतें हो जाती है कि इसे हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट माने या किसका मान लें। और दुविधा ये होती है कि अधिकांश बच्चा उसे मॉडर्न हिस्ट्री का मान के चल रहा होता है, जबकि वो सेक्शन अलग है और ये सेक्शन अलग है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का जो सिलेबस है, इस सिलेबस के कई पहलू ऐसे हैं कि जो आपके इंडियन सोसाइटी में भी हैं। तो एक तो आपका इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का सिलेबस, और दूसरा जो यहाँ पर है इंडियन सोसाइटी का जो सिलेबस है। तो ये टॉपिक, कई ऐसे टॉपिक हैं जो आपस में मिल जाते हैं। हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपके यूपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यूपीपीसीएस में भी आते हैं, और यहाँ तक कि स्टेट सर्विसेज में जैसे बिहार की बात कर लूँ तो बिहार में भी इस पर क्वेश्चन आते हैं। अब अगर शिमला समझौते पर क्वेश्चन आए हैं, ताशकंद समझौते पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 1971 के वार पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये सारे सेक्शन कहाँ से हैं? ये सब इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के हैं। मैं आपको बताऊं, अगर तैयारी आप शुरू करते हैं सिविल सर्विसेज की, तो व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको सजेशन दूं कि चाहे आप सेल्फ स्टडी करते हैं या इंस्टीट्यूट से भी, सबसे पहले अगर पढ़ना चाहिए कैंडिडेट को तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस ही पढ़ना चाहिए। आप जैसे आपने इतिहास पढ़ा और आपने क्या किया, भूगोल से पढ़ना शुरू कर दिया, पॉलिटी से पढ़ना शुरू कर दिया, आप उस समय पढ़ रहे होते हैं सिर्फ। और मजे की बात ये हो जाती है कि आप मेंस एग्जाम भी एक बार लिख लेते हैं, आपको भारत के बारे में नहीं पता होता और आप पढ़ रहे हैं सिर्फ। ये पाठ्यक्रम ऐसा है कि इस पाठ्यक्रम के माध्यम से आपको भारत पता चलता है और भारत के वो दर्द पता चलते हैं कि कैसे इन संक्रमण से देश को आगे निकाला गया। तो जो ये पाठ्यक्रम ही आपका है, ये संक्रमण वाला पाठ्यक्रम है। ये सारे सब्जेक्ट को जोड़ता है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जो आपका है, एक छोटा सा टॉपिक, आपके 6 से 7 चैप्टर है, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट को जोड़ेगा आपके। चाहे वो एग्रीकल्चर होगा, चाहे वो साइंस टेक होगा, चाहे वो पॉलिटी, उसमें इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस होगी, वो सारी चीज को जोड़ने का ये काम करता है। विदेश नीति को भी जोड़ने का काम करता है। अभी हम इस पर समझेंगे, इन सारी मुद्दों पर। तो ये आपका जो ये है कि इसके माध्यम से आपके जो स्वतंत्रता सेनानी है, राष्ट्र निर्माता है, उनका आप तटस्थ मूल्यांकन कर पाते हैं। ये सिलेबस हुआ, तो ये सिलेबस आपको एक थॉट डेवलप करने पर विवश कर देता है और आपको समझने पर विवश कर देता है कि एक राष्ट्र निर्माता के रूप में भूमिका क्या होती है, पॉलिसी मेकर के रूप में भूमिका क्या होनी चाहिए, और अतीत कैसा था और हमें भविष्य का जो भारत है वो कैसे चाहिए। अब जैसे आप 2047 का विकसित भारत संकल्प हमारी सरकार ने उठाया है, तो पिछली सरकारों ने भी तो ऐसा कुछ मुद्दा उठाया रहा होगा। तो उस मुद्दों से उन्होंने कैसे चीजों को निकाला और यहां कैसे निकाला जाएगा, ये दोनों आपको समझना होगा कि 74 सालों की यात्रा हमने कैसे तय की, और 47 में अगर भारत को विकसित बनाना है तो विकसित बनाने के लिए अब तक जो नीति निर्माता करते चले आए, उसमें क्या कमियां कुछ रह गई, उसको हम कैसे दूर करेंगे और कैसे 47 में हम विकसित भारत बना पाएंगे। देखो, 47 में हम विकसित भारत बना पाएंगे, ये अभी असंभव और चुनौतियां हैं, लेकिन इतना जरूर है कि 47 तक हम देश को आगे दौड़ा देंगे, प्रतिस्पर्धा में दौड़ा देंगे। तो हम नहीं 47 तो भी क्या होगा कि हम 75-76 तक देश को एक विकसित अवस्था में बना ले जाएंगे। देश उस रूप में दौड़ना प्रारंभ कर देगा। तो
तो ये समझना। इसे पढ़ने के स्रोत की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में आप पढ़ सकते हैं जो है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसको आप पढ़ सकते हैं। दूसरे सोर्स की अगर हम बात करें तो बिपिन चंद्रा ने जो आपके लिखा है उसको आप पढ़ सकते हैं, और एक है रामचंद्र गुहा। ये 3 सोर्स है आपके इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस को समझने के लिए। अब यहां पर अगर बात करें बिपिन चंद्रा और रामचंद्र गुहा, अब कोई कैंडिडेट कितनी किताबें पढ़ेगा? स्वतंत्र भारत में राजनीति वो तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अब अगर रामचंद्र गुहा और बिपिन चंद्रा में यहां पर इन दोनों को यहां पर प्रेफरेंस देना हो तो फर्क ये है कि बिपिन चंद्रा ने क्या किया है, सिर्फ नेहरू के बारे में और नेहरू को केंद्र में रख करके सारी चीजें लिखी है, जबकि रामचंद्र गुहा ने क्या किया है, सबको कटघरे में ला करके खड़े कर दिए। और रामचंद्र गुहा ने ऐसा लिखा है कि जैसे सारी चीजें सामने चल रही है, एक पिक्चर डिजाइन कर देना। तो आप ये कर सकते हो कि स्वतंत्र भारत में जो राजनीति एनसीईआरटी की किताब है उसको पढ़ लीजिए, और दूसरा आप रामचंद्र गुहा की किताब पढ़ लीजिए। किताब ऐसी है वो लगभग उसमें 500 पेज से ज्यादा है, लेकिन एक बार अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसे रुचिकर सब्जेक्ट है कि आप उसे 7-8 दिन में खत्म कर डालेंगे, और आपको एक थॉट डेवलप हो जाएगा कि अच्छा इस पर्सनालिटी की ये भूमिका थी, इस पर्सनालिटी की ये भूमिका थी। तो आप निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब इस पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में, हमारे पढ़ने के तरीके क्या होंगे। तो सबसे आप क्या करिएगा कि आप इसको जहां भी लगे वहां पर नोट कर लेना पाठ्यक्रम को। मेरी आदत कुछ खराब है कि जहां पर मैं बहुत कम क्या करता हूं, पेन का उपयोग कर पाता हूं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तो इसमें समझना क्या है, सबसे पहला जो सिलेबस का पार्ट है वो है चुनौतियां। चुनौतियां कैसी, और चुनौतियां कैसी, तो आजादी के समय भारत के समक्ष चुनौतियां क्या थी। अब ये समझना, पहला जो डायमेंशन आपको लेकर के चलना है कि आजादी के समय भारत के समक्ष चुनौतियां क्या थी। तो जब हम चुनौतियों की बात करेंगे तो चुनौतियां 2 हैं, एक है आंतरिक स्तर पर और दूसरी है बाह्य स्तर पर। तो जब हम बात करेंगे यहां पर राजनीतिक मोर्चे पर तो चुनौतियों के 2 एंगल हैं, एक है आपका इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। तो अब यहां पर दूसरा अभी हम देख लेंगे कि आंतरिक चुनौतियां देश के समक्ष क्या क्या है और बाह्य चुनौतियां क्या क्या देश के समक्ष है। दूसरा, देश की विरासत क्या है। तो एक तरफ तो हमने सत्ता हस्तांतरण हो गया है और ब्रिटिश ने हमें सौंप दिया है, और ब्रिटिश अब यहां से और भारत से पाकिस्तान का बंटवारा हो गया है। तो जो हमारी विरासत है वो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत क्या है उसको हमें संजोगना है। एक उदाहरण से मैं बताता हूं, जब पार्टीशन हो गया तो पार्टीशन के समय जिन्ना से बोला गया पाकिस्तान में कि आपको मुस्लिम लीग को ख्याल रखना है, और मुस्लिम लीग ने बहुत भूमिका निभाई है। जिन्ना ने क्या कहा यहां पर, जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम लीग नहीं, जो कुछ किया है वो मैंने किया है, और मुस्लिम लीग को उन्होंने वहां पर खारिज कर दिया। पाकिस्तान की असेंबली में जब संविधान बनाने की बात आती है तब वो कहते हैं पाकिस्तान एज ए सेकुलर स्टेट। पूरी मुस्लिम लीग भड़क जाती है कि अब तक तुमने क्या किया था, अब तक तुम धर्म के आधार पर आंदोलन कर रहे थे, और जैसे देश आजाद हुआ और देश पृथक हो गया, और अब क्या कर रहे हो कि पाकिस्तान सेकुलर स्टेट होगा। दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। जिन्ना की डेथ कैसे हुई, डेथ में कितना वहां की गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया कि 2 घंटे डेड बॉडी पड़ी रहती है रोड पर, गाड़ी खराब, और वहां से गवर्नर रोड पर पड़ा हुआ है और उसकी हेल्प नहीं होती। यही भारत पर आ जाइए आप। हमारी जो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत थी
उस राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत को हमने संविधान में जगह दिया। और जगह कैसे दिया? हमने 29 में राजनीतिक आजादी की घोषणा कर दी थी, स्वाधीनता, लाहौर अधिवेशन में। 31 में सामाजिक और आर्थिक इसकी घोषणा कर दी गई थी। और जो घोषणाएं हमने लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य को हमने मूल अधिकार में समाहित कर दिया। तो हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत थी, उस विरासत को भी हमें लेकर के चलना था। उस विरासत को बचाने के लिए पहला संविधान संशोधन ऐसा होता है कि जो बिना राज्यसभा के हुआ। पहला संविधान संशोधन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जो बिना राज्यसभा के हुआ। जबकि संविधान संशोधन के लिए क्या चाहिए? लोकसभा और राज्यसभा दोनों चाहिए। तो हमें राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत क्या है, इसको भी समझना है। इसके अब यहां पर मैं बात करता हूं कि देश के समक्ष चुनौतियां क्या हैं। तो पहले चुनौतियां क्या है देश के समक्ष? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो रहा है अंग्रेजों से। उसी दिन भारत से पाकिस्तान पृथक हो रहा है। लेकिन भारत ब्रिटिश से आजाद तो हो रहा है, अपनी आजादी के दिन वो 562 रियासतों की आजादी छीन रहा है। तो इन रियासतों को एक करके एक अखंड भारत बनाना था। तो सबसे पहली चुनौती ये थी कि एकीकरण कैसे करेंगे। तो आपको जो समझना है कि इस भारत का एकीकरण कैसे किया गया और उसकी प्रक्रिया क्या थी, ये समझना है आपको। और यहां से आप ये देखें कि ऐसा कौन सा ईयर है कि क्वेश्चन नहीं आता। कभी वो राज्य पुनर्गठन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, कभी वो एकीकरण की प्रक्रिया पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे बराबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहां पर। तो पहले एकीकरण। दूसरा अगर हम बात कर लें तो जैसे एकीकरण के साथ में अब एक चुनौती क्या हुई? चलो हम अखंड भारत तो बना लेंगे, इस अखंड भारत के शासन की जो इकाई बनानी है, प्रांतों की जो सरकार बनानी है, क्योंकि भारत एक संघात्मक व्यवस्था वाला राज्य बनाना था भारत को। इन इकाई का बंटवारा कैसे करेंगे? अब इस इकाई के बंटवारे को लेकर के यहां पर दुविधा ये प्रारंभ हुई। नेहरू जी 1927 के आसपास से एक अच्छे लीडर के रूप में उभरने लगे थे। वैसे वो सक्रिय थे 1916 में कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में, जब वो पहली बार मिलते हैं गांधी से। लेकिन 27 से वो ठीक ठाक स्थिति में उभरने लगे। और वहां से उन्होंने एक आध क्या किया था, समाजवादी सम्मेलन को में भाग लिया और वहां से अपने आप को समाजवादी नेता भी मानना शुरू कर दिए थे। और समाजवादी उनका भी उद्देश्य और इधर सुभाष चंद्र बोस का भी उद्देश्य, समाजवादी विचारधारा। उधर 1930 आते आते 1930 आते आते ठीक ठाक स्थिति में कौन उभर गया है? कश्मीर में शेख अब्दुल्ला, वो भी राजतंत्र के खिलाफ है। तो जब कई बार गांधी की उस पे, कई बार नेहरू की, और जब शेख अब्दुल्ला की मित्रता की बात की जाती है तो ऐसी मित्रता नहीं थी कि बचपन में दोनों साथ में लंच करते थे। मित्रता ऐसी थी कि दोनों समाजवादी विचारधारा के थे। नेहरू भारत को आजाद करवाना चाहते थे और शेख अब्दुल्ला कश्मीर को आजाद कराना चाहता था। ये विचारधारा मिलती है। तो अब यहां पर यह था कि उसी समय जब अंग्रेजों से विभिन्न जगह पर ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो उस समय नेहरू ने वादा क्या कर दिया था कि आजाद होने के बाद इस पर हम विचार कर सकते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देंगे। अब अगर ये बातें नेहरू ने कह दी है तो इस बात को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। और यही चीजें अब अगर नेहरू ने और पटेल ने कोई भी वादा कर दिया, पटेल ऐसे क्या करते हैं, जब जूनागढ़ में वो जाते हैं और जिस प्रकार से जूनागढ़ में कंट्रोवर्सी चल रही थी, वहां वो वादा कराते हैं कि जब हम भारत को मिला लेंगे, जूनागढ़ में भारत को मिला लेंगे, तो हम सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएंगे। और वो आकर के गांधी से बताते हैं कि बाबू मैंने ये बोल कर आया हूं। तो गांधी बोलते क्या है, कहते ठीक है, बहुत अच्छा किया, बस इतना ध्यान रखना
कि राज्य फंडिंग नहीं करेगा, ट्रस्ट बना लेना। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट बना और मंदिर का निर्माण हुआ। तो अगर इन सब ने बोला है, इसका मतलब वो बोल दिया तो हो जाएगा। अब यहां पर दुविधा ये हुई कि जब संविधान सभा काम करना प्रारंभ की तो संविधान सभा में ही विवाद होना शुरू हो गया कि राज्य कैसे बनाओगे, और वहां पर बार बार भाषा के आधार पर राज्यों की मांग शुरू हो जाती है। अब ऐसे में हुआ ये कि हमारा जो संविधान है वो सर्वसम्मत पे आधारित है। हमने यहां तो तालमेल बिठा लिया, लेकिन लागू होते ही उसका परिणाम दिखना प्रारंभ हो गया। नेहरू जी 51 में जब रैली करने जाते हैं तो हाँ, 52 में मद्रास की रैली में उनको प्रचार नहीं करने दिया गया। स्टेज पर वहां पर चढ़ जाते हैं लोग और विरोध करना, माइक हिलाना तक शुरू कर दिए। नेहरू जी उतर के गुस्से में चले आते हैं, बोल नहीं पाते हैं। अब समस्या ये है कि अब उस प्रधानमंत्री के समक्ष उसको इंस्टीट्यूशन मजबूत करना है, देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था की समझ नहीं है उसको, वो अब यहां पर वो कुछ कर भी नहीं सकता है, उसको सिखाना है। ये 51-52 के चुनाव में दिख गया था भाषा के आधार पर। अंततः क्या हुआ, सरकार केंद्र में बन तो गई, लेकिन आंध्रा में गांधीवादी नेता जो पोट्टी श्री रामलू है, जिनकी डेथ हो जाती है 56 दिन के अनशन के बाद, अंततः क्या हुआ कि भाषा के आधार पर राज्य गठन करना पड़ गया। तो अब इस एकीकरण के दौरान चुनौती क्या थी कि हम शासन की इकाई जो बनाना है उसको कैसे बनाएं। तो ये चीजें, इसके बाद अगर जो चुनौतियां थी कि जो नॉर्थ ईस्ट है इसको लेकर के क्या रणनीतियां हो। जब 1947 में आजाद हुआ भारत, और आजाद होने के बाद में जब एकीकरण किया जा रहा था तो पूरे असम का एकीकरण किया गया था। अहोम वंश का कभी यहाँ पे शासन था, तो यहाँ पे ये चीजें हुई। तो जो असम का यहाँ पर विलय किया गया, तब उस समय ये क्षेत्र नहीं हुआ करते थे। ये 1987 में फाइनली जा करके यहाँ पर 7 स्टेट बने हैं। तो असम से ही अलग अलग करके इनको बनाया गया, क्योंकि अलग अलग ट्राइबल थे। तो यहाँ पर एक चुनौती थी कि हम इन सबको क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट को कैसे मैनेज करें। तो एक चुनौती नॉर्थ ईस्ट के एकीकरण को लेकर के थी। यहां तक कि जो इतना शांतिवादी नेता और इतना कंट्रोल हर चीजों पर, मेघालय में बाकायदा एक्शन लेना पड़ता है नेहरू जी को। अब इस तरीके से नागालैंड भारत का अगर हिस्सा बना तो उसका एकमात्र श्रेय सिर्फ जाता है नेहरू को, क्योंकि नागा लोग अपनी स्वतंत्रता को लेकर के, अलग राज्य को लेकर के वो कुछ भी करने को तैयार थे। और इंटरनल सिक्योरिटी में जब आप पढ़ते हैं इनके बारे में, मैंने बताया संक्रमण की चीजें हैं, और इन संक्रमण को आपको पढ़ना कहाँ है, इंटरनल सिक्योरिटी में भी इसको पढ़ना है, ये पाठ्यक्रम आपका। तो नागा संगठनों में से जब गुट बना, एक गुट आज तक भारत के अंदर बैठ करके सरकार से वार्ता नहीं किया, वो हमेशा विदेशों में बैठ करके वार्ता की। वो भी बीच में भी ग्रेटर नागालिज्म की बात कर रहे थे, और वो कह क्या रहे थे कि आप जो इधर इंडिया में अरुणाचल का जो क्षेत्र है, जो हम इन सब असम का जो क्षेत्र, जहां जहां पे क्या है नागा है उनको, और जहां म्यांमार के नागा हैं इनको मिला करके एक राष्ट्र बनाओ। भारत सरकार ने कहा भाई साहब ये बताओ तुम्हारे लिए अंतरराष्ट्रीय युद्ध करें क्या, तुम्हें हम जैसे। उसके बाद 2016 में क्या हुआ, 16 में राजनाथ सिंह, उस समय गृह मंत्रालय था उनके पास, उनके साथ एक बैठक हुई थी नागा संगठनों के माध्यम से, और वो बैठक को उजागर नहीं किया गया, प्रकाशित नहीं किया गया कि क्या बातें हुई। तब से थोड़ा सा मुद्दा शांत है, अन्यथा बार बार क्या हो जाता है, ये कंट्रोवर्सी बनी रहती थी। तो अभी भी ये चीजें बनी हुई है। तो जैसे यहां पर एक संकट ये था कि हम नॉर्थ ईस्ट का एकीकरण कैसे करेंगे। इसके अलावा हम बात कर लें तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा को लेकर के, कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा इसको कैसे तय किया जाए, यह भी मुद्दा बना था। संविधान में बाकायदा लिखना पड़ा कि 15 साल तक क्या होगी,
जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी, और धीरे धीरे हिंदी का प्रचार प्रसार हम ऐसा करेंगे कि सब इससे अवगत हो जाएंगे, फिर हम यहाँ पर हिंदी को भाषा घोषित कर देंगे। यहाँ पर भी दिक्कत ये हुई कि प्रचार प्रसार को जबरदस्ती किया जाना शुरू हो गया, और जब आप जबरन कोई चीज लागू करवाएंगे तो दुविधा उत्पन्न हो जाएगी। और अंततः क्या हुआ, ये इस भाषा को लेकर के भी आंदोलन हुआ, और ये मुद्दा वैसे का वैसा बना रह गया। अब देखा जा रहा है कि ये जगह अंग्रेजी लेती जा रही है, और इसके कारण से एक संतुलन बैठता जा रहा है। ये चुनौतियां थी। इस चुनौतियों के साथ में एक चुनौती क्या है जो भारत को विरासत के रूप में मिल जाती है, वो है सांप्रदायिकता। भारत में धर्मनिरपेक्षता की अगर हम बात करें तो ये कहीं ये भारत की आवश्यकता ही नहीं थी। इसको आपको जैसे ये हम आपको अभी 15-20 मिनट में नहीं समझाएंगे, क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। धर्मनिरपेक्षता यूरोप की समाज की जरूरत थी कि जहां पर चर्च का राज व्यवस्था पे कंट्रोल था, और राज व्यवस्था को चर्च अपने आधार पे चला रही थी, जबकि भारत पर कभी भी मंदिर का और मस्जिद का शासन नहीं रहा है, कभी भी नहीं रहा। तो हमारे यहाँ जो मुद्दा बना वो आप अशोका के समय से आप देखेंगे, जब बौद्ध धर्म का उदय होता है तो बौद्ध धर्म के उदय से लेकर के मुस्लिम शासकों के आने से यहाँ पे सांप्रदायिकता बराबर बनी रही। बौद्धिस्ट काउंसिल अशोका ने आयोजित करवाया था कि जिससे हिंदू और जो बौद्ध है इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। तो हमारे यहाँ सांप्रदायिकता हमेशा रही, धर्मनिरपेक्षता नहीं रही। लेकिन अब जैसे जहां पर बहुत सारे संप्रदाय और बहुत सारे धर्म हैं, इतनी विविधता है, उस समाज को आगे बढ़ाने का एक ही तरीका होता है कि स्टेट क्या हो जाए, सेकुलर हो जाए, और वो सेकुलर हो जाए, वो सबको कॉमन तरीके से लेकर शुरू कर दे। और दूसरा वहां पर डेमोक्रेसी स्थापित कर दो कि जैसे आप डेमोक्रेसी स्थापित करेंगे सबको अपने अधिकार मिल जाएंगे, और जब सबको अपने अधिकार मिल जाएंगे तो सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एक समूह के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, और जब समूह के रूप में काम करना प्रारंभ कर देंगे तो विवाद के चांस कम होंगे। इसीलिए इस संक्रमण से निकालने के लिए ये दो तरीका अपनाया गया, एक डेमोक्रेसी और दूसरा सेकुलर व्यवस्था की स्टेट सेकुलर होगा। इसके अब यहाँ पर ये मुद्दा था जो इंटरनल चुनौतियां हमारी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद क्या हुआ, कुछ चीज़ें और हमारे यहाँ बिगड़ती हैं जो आपको टॉपिक के रूप में, ये अप्लाइड टॉपिक के रूप में पढ़ना होता है। ये उस समय की चुनौतियां नहीं है, अब ये चुनौतियां आपकी हैं। हाँ, एक और यहाँ पर जैसे आदिवासियों का मुद्दा है। अब आदिवासियों को मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। पूना पैक्ट में जब गांधी और इनके अंबेडकर के बीच में समझौता होता है तो अंबेडकर ने मुद्दा एससी समुदाय का उठाया था, ये एसटी का मुद्दा अंबेडकर जी ने नहीं उठाया था। तो इस पूना पैक्ट में क्या हुआ, एससी को तो आरक्षण दे दिया गया राजनीति आधार पर। अब जब संविधान निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया, देश आजाद हो गया, और उसके पहले ही संविधान निर्माण हमारे यहाँ प्रारंभ हो गया था, 9 दिसंबर 46 को पहली बैठक हुई थी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस आदिवासियों को मुख्य धारा में कैसे लाया जाएगा। तो संविधान सभा ने एक कमेटी बनाई थी, बारदोलाई समिति, और इस समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर यह तय हुआ कि आदिवासियों के लिए हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे ये समझने की बात है कि सबके डिफरेंट कल्चर है, समान कानून उन्हीं के ऊपर लागू हो सकते हैं कि जहां पर समाज में सब एक जैसे हैं, और जहां पे समाज में सब एक जैसे नहीं है वहां पे समान कानून लागू करना संभव नहीं हो पाता है। तो इनके रिकमेंडेशन के आधार पर एक संविधान में आर्टिकल 244 आपकी है, और एक अनुसूची है आपकी 5वीं अनुसूची, और एक 6ठी अनुसूची है। तो आदिवासियों का जो वो समुदाय है
जिसको जिसको जो सामान्य कल्चर से परिचित है, इन सबको 5वीं अनुसूची में रखा गया, और जो सामान्य चीजों से परिचित नहीं है उनको 6ठी में रखा जाता है। 6ठी अनुसूची में जिन राज्यों को रखा गया वहां पर एडीसी बनाने की बात कर दी गई, और एडीसी बनाने की बात की गई कि ये अपने व्यवस्था को लेकर के ये खुद अपना कानून बनाएंगे, अपने समाज को लेकर के उस कानून को ये खुद लागू करेंगे, और अगर कोई त्रुटियां हैं तो न्याय भी ये करेंगे। अब असम त्रिपुरा और उसके बाद में जो हमारा है मेघालय और ये आपका मणिपुर, यहाँ इन 4 राज्यों में एडीसी है। असम में 3 एडीसी है, त्रिपुरा में 1 है, मेघालय में गारो खासी जयंतिया ये 3 है, और उसके बाद अगर हम बात कर ले तो मणिपुर में जो आपका है चकमा लाई मारा ये सब जो है ये वहां पर है 3। तो ये एडीसी है वहां पर, इन्हें खुद कानून बनाने का अधिकार है और लागू करने का अधिकार है। ये कानून बना करके विधानसभा को भेज देंगी, विधानसभा से देख करके उस पर अपना परमिशन दे देगी, कोई बदलाव नहीं करेगी। तो जनजातियों को ऐसे निकाला गया वहां से। इसके लिए आजाद भारत में उसमें जनजातीय पंचशील प्रारंभ हुआ था, और इन पंचशील के माध्यम से इनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया। तो यहां यह समझना है कि उधर जनजातीय पंचशील, उधर पेशा, इन सब के बावजूद भी आज भी जनजातीय मुख्य धारा में क्यों नहीं आ सके। अब समझना यह है, यहां पर जैसे आपका मेघालय स्टेट है, मेघालय स्टेट में हमेशा जो प्रॉपर्टी का हेड होगा, गार्जियन होगा, वो महिला ही होगी। अब यहीं पर जैसे यह देखना है आपको, लक्षद्वीप में एक महिला को 3 से 4 पुरुषों से शादी करने का अधिकार है। जैसे यहां पर लक्षद्वीप में बहुपति प्रथा प्रचलन में है, जबकि सामान्य समाज में अगर ऐसा हो जाए तो वहां पर मर्डर की स्थितियां आ जाएगी, कोर्ट कचहरी सब हो जाएगा। उस महिला को सबसे पहले ये अधिकार ही नहीं होगा। सामान्य समाज में पुरुष करता है ऐसा कि एक व्यक्ति वो दो महिलाओं से शादी करता है। लक्षद्वीप में बहुपति प्रथा है। ऐसे जौनसारी समुदाय जो आपके उत्तराखंड में है वहां पर है कि 2-3 भाई मिल करके एक महिला से शादी कर लेते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि पांडव के वंशज के रूप में वो हैं। तो ऐसे जब इतना डिफरेंट आपके यहाँ समुदाय है, तो इसको कैसे मुख्य धारा में लाएंगे, इसके लिए हमें समझना होगा जनजातीय मुद्दे। अब हम आते हैं जो आजाद भारत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई। एक है आपकी इमरजेंसी। इमरजेंसी जब भी आप देखते हैं हर साल 25 जून के आसपास 23 से लेकर के 25 तक एक ऐसा टीवी चैनलों पर और अपोजिशन के माध्यम से पूरी तरीके से क्या किया जाता है, एक वो बनाया जाता है कि इमरजेंसी, काला कानून, संविधान की धज्जियां, ये सारी बातें जो भी है। हमें इमरजेंसी को ऐसे समझना है कि इमरजेंसी राष्ट्र हित में लगाया गया या जो इमरजेंसी सत्ता बचाने के लिए लगाया गया। सत्ता बचाने के लिए लगाया गया तो गलत, और राष्ट्रहित में लगाया गया तो ठीक। संविधान इमरजेंसी संविधान सम्मत है कि जैसे संविधान का अतिक्रमण करके लगाया गया। क्या 6 महीने चुनाव बचे थे, जेपी नारायण को जिन लोगों के चेहरे में नजर आ रहा था कि ये देश के शानदार लीडर हैं, क्या 6 महीने बाद वो चुनाव का इंतजार नहीं कर रहे सकते थे? क्या इस आंदोलन में सेना और पुलिस का आह्वान करना जरूरी था? तो आपको इस आधार पर इमरजेंसी समझना है, और इस इमरजेंसी को जब समझेंगे तो ये सारी चीजों को देखेंगे, और हमें यही देखना है कि नेतृत्व के आधार पर सोचना है कि अगर राष्ट्रहित में लगाया तो क्या है, ये ठीक है, और सत्ता बचाने के लिए लगाया तो क्या होगा, गलत होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो एक मुद्दा यहां पर आपका आया पंजाब में जो सारी घटनाएं हुई, सिख दंगा, ये सब। यहां समझने की बात है,
इंदिरा गांधी ने ही क्या व्यवस्था लागू किया, उसमें संविधान में शब्द डाला पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता। और उन्होंने ही क्या किया, उन्हीं के समय में वहां पर स्वर्ण मंदिर में डिफेंस घुसा दिया जाता है। वो कौन से कारक थे कि जिसके कारण से ऐसा किया गया, तो इसका हमें तटस्थ मूल्यांकन करना है। और मूल्यांकन ये करना है और इस आधार पर भी सोचना है कि नेतृत्व सोचता क्या है हमेशा, कि एक तरफ हमने आपको धर्म की आजादी दे रखी है, और धर्म की आजादी इस रूप में दे रखी है कि आप अपने धर्म का प्रचार करो, प्रसार करो, कुछ भी है, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन अगर धर्म का दुरुपयोग राष्ट्रहित में किया गया